जहां एक तरफ दुनिया को अब समझ में आया रूस और भारत का खेल, तो वहीं रातों रात जैसे कि पूरा माहौल ही बदल गया हो। आपको याद होगा पेलोसी जब ताइवान की यात्रा पर पहुंची थी, तब सच ये था कि चीनी जेट तैयार बैठे थे पेलोसी के प्लेन को उड़ाने के लिए। लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा हो गया कि उनके जेट धरे के धरे रह गए, उनकी मिसाइलें धरी की धरी रह गई, सारा बटन दबाना भी बेअसर हो गया और चीन को मिल गई हार। जानेंगे क्या है मामला, आखिर क्या हुआ था, और वहां पहुंचकर भी पेलोसी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया। क्या है 280 बिलियन डॉलर का खेल, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी इसी महीने के शुरुआत में ताइवान के दौरे पर आई और अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर ने ताइवान की यात्रा भी पूरी की। करीब 30 साल बाद अमेरिका का कोई टॉप लीडर जब ताइवान पहुंचा तो चीन का पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया था। चीन की तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी कि अगर पेलोसी का एयरक्राफ्ट ताइवान पहुंचा तो उसे मारकर गिरा दिया जाएगा। इस धमकी के बाद पेलोसी की सुरक्षा बढ़ाई गई और उन्हें यूएस एयरफोर्स के साए में ताइवान भेजा गया। पेलोसी की ताइवान यात्रा के साथ ही अमेरिका और चीन में वो युद्ध शुरू हो गया जिसे आपने अभी तक किसी वॉर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में ही देखा होगा। पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले अमेरिकी सेनाओं की फौज ने एक रेकी की। चीन ने पूरा जाल बिछा कर रखा था। चीन की नौसेना, चीन की वायुसेना कई जगहों पर ट्रैकिंग कर रही थी। सर्विलांस को भी पूरा कर लिया गया था। इसका मकसद था कि यूएस एयरफोर्स की उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रोकना जिसमें सवार होकर पेलोसी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से ताइवान की राजधानी ताइपे के लिए रवाना हुई थी। 2 अगस्त को पेलोसी ताइपे पहुंचती है। इस ट्रैकिंग के जरिए पीएलए अमेरिका को डराना चाहता था। पीएलए के मेजर जनरल मेंग सिक्यांग की तरफ से खुद ये बात कबूली गई। सूत्रों की माने तो पीएलए की इस ट्रैकिंग में कई जेट्स और टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन ये सारी ट्रैकिंग पूरी तरीके से असफल हो गई और पेलोसी ने सफलतापूर्वक अपना दौरा पूरा करके चीन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। अब क्या हुआ था, चीन ने तो पूरा जाल बिछा रखा था, फिर ऐसा क्या हो गया? यहाँ तक कि पीएलए ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-16D और वारशिप का प्रयोग किया कि पेलोसी का एयरक्राफ्ट है कहाँ, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे गुजर गई पेलोसी, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण काम ही नहीं कर रहा था। सभी उपकरण पूरी तरीके से जाम हो गए थे। अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को पेंटागन की तरफ से पेलोसी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और उन्होंने ही इन उपकरणों को फेल कर दिया। फ्लाइट के दौरान पेलोसी के एयरक्राफ्ट ने असाधारण रास्ता अपनाया। वो पहले दक्षिण पूर्व दिशा में इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप की तरफ मुड़ कर गया था। उसके बाद वो उत्तर की तरफ फिलीपींस की तरफ से होते हुए ताइपे पहुंचा था। ही युआन मिंग जो ये वायुसेना के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया, इन्होंने कहा कि ये बात हैरान नहीं करनी चाहिए कि चीनी नौसेना के जहाज इस फ्लाइट का पता नहीं लगा पाए, लेकिन टाइप 055 भी इसमें फेल हो गया, जो कि एक उन्नत डिस्ट्रॉयर है जिस पर 500 किलोमीटर तक दुश्मन को ट्रैक करने वाले रडार लगे हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सब कुछ जाम हो चुका था और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बुरी तरीके से हार गया चीन, और चीन के सारे फाइटर जेट बिना किसी युद्ध के हार गए। जिसमें नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में फिसड्डी है चीन, और अब इसका असर देखिए क्या हो रहा है। जिनपिंग बाहर निकल रहे हैं चीन से और मिलने जा रहे हैं बाइडेन को। कहा जा रहा है कि पहली मुलाकात बाइडेन और जिनपिंग की हो सकती है। शायद इस हार के बाद चीन थोड़ा सतर्क हो गया है। वैसे तो इस हार के बाद बौखलाहट चीन ने निकाली ताइवान के ऊपर, पर अभी अमेरिका का गेम खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने ताइवान और चीन के बीच आग तो लगा दी। अब ताइवान जो कि 65 से 70% तक दुनिया को सप्लाई करता है चिप, जैसे कि यूक्रेन कहा जाता था यूरोप का अनाज का टोकरा, वैसे ही ये छोटा सा देश ताइवान भी है चिप का हब, जो दुनिया
दुनिया भर में जो छोटी बड़ी जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें देख रही हैं उनमें कहीं न कहीं हिस्सेदारी है इस कंपनी TSMC की। अब इस कंपनी को हड़पना चाहता है चीन। अमेरिका समझ गया है यूक्रेन मामले में, जैसे यूक्रेन को उलझा दिया, रूस कमजोर हो गया, यूक्रेन गया तो गया। इससे अमेरिका को क्या लॉस हुआ? अब अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन तबाह हो रहा है, यूक्रेन तबाह होने दो। यहाँ पर अगर ताइवान और चीन में झगड़ा होता है तो ताइवान तबाह होगा, चीन भी तो कुछ न कुछ कमजोर होगा ही, होने दो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोचिप की, सेमीकंडक्टर की, वो हमारे लिए समस्या नहीं बननी चाहिए। और वो हमारे लिए समस्या कैसे नहीं बनेगी? हमने ऑर्डर दे दिया कि हम $280 बिलियन लगा रहे हैं, अपने ही देश में हम बनाएंगे सेमीकंडक्टर। यानी कि TSMC तुम भाग कर चले आओ अमेरिका, वहाँ पर अगर लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा, क्योंकि चीन भी तुम पर ही लगा हुआ है, इसलिए वहाँ से भाग के तुम आ जाओ। अब नैन्सी पेलोसी इतने बड़े टेंशन वाले मोड में पहुंची थी ताइवान, लेकिन 24 घंटे की इस यात्रा में वो भूली नहीं और वो TSMC के चेयरमैन से जाकर मिली, जो दिखा रहा है कि अमेरिका ने यहाँ अपना बनिया वाला दिमाग लगा दिया। अब $218 बिलियन यानी कि भारत के फॉरेन रिजर्व का आधा पैसा खर्च करने को तैयार है अमेरिका सेमीकंडक्टर में। भारत ने भी खुली छूट और सब्सिडी का ऐलान कर दिया है कि जो भी कंपनियां आना चाहती हैं यहाँ आए। भारत और फॉक्सकॉन में तो कुछ समझौते भी हो रहे हैं। खैर, यानी सीधा साफ है कि ताइवान को कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अमेरिका अपनी इंडस्ट्री बचाकर रखना चाहता है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भारत क्यों नहीं रूस का साथ छोड़ा। और अब उसका दूसरा असर देखिए, भारत और रूस ने अपने व्यापार के लिए नए रूट का शुरुआत कर दिया। और ये नया रूट कौन सा था? नॉर्थ कॉरिडोर का, जो पहली बार लेकर आया था करीब 2 महीने पहले शिपमेंट। और अब असर देखिए कि इस रूट पर शिपमेंट बढ़ गई है। 3000 टन के 114 कंटेनर इस रूट को फॉलो करते हुए जुलाई महीने में भारत और रूस के बीच व्यापार लेकर आए। 7200 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क, जिसमें हाईवे, सी हाईवे, समुद्र, रेल रूट सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसने रूस और भारत के बीच जो लागत थी, यात्रा का खर्च था, उसे 30% कम कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इसी रास्ते से रूस के 300 वेसल्स भी ट्रांसपोर्ट लेकर पहुंचे हैं। भारत, यूरोप और रूस यानी कि यूरेशिया तक भारत की पहुंच बहुत आसान हो गई है। लगातार इस रास्ते से व्यापार अब बढ़ ही रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।